हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू मेरा क्लासेस। आज आपका एमपी सेट 2026 का पेपर हो गया है ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। सो मुझे लेट क्वेश्चन पेपर मिला, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन पेपर इन डिटेल। ठीक है। आंसर कीज भी साथ में मैं डिस्कस करूंगा, इसके साथ साथ कट ऑफ पर भी डिस्कशन होगा। ठीक है। सो पॉलिटिकल साइंस में आपको एज यू नो 100 क्वेश्चंस इस पेपर में हैं और 50 क्वेश्चन आपके पेपर वन के थे। ठीक है। तो इन 100 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको आंसर कीज भी साथ में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है। तो भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। सपोर्ट टू नॉन अलाइनमेंट, opposition to imperialism, colonialism and neo-colonialism, opposition to racialism, सपोर्ट टू न्यूक्लियर आर्मामेंट। ठीक है। हिंदी में भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। दैट इज सपोर्ट टू न्यूक्लियर आर्मामेंट। ठीक है। भारतीय विदेश नीति परमाणु शस्त्रीकरण का समर्थन नहीं करती है। ठीक है। इट इज डिसआर्मामेंट होगा। ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियर आर्मामेंट की जगह क्या होगा, डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट। ठीक है। बाकी ये सारे के सारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के फीचर्स हैं और इंडियन फॉरेन पॉलिसी इनको सपोर्ट करती है। ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होगा। ठीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। हमारा 52वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पंचशील प्रिंसिपल। अब देखिए, तो पंचशील प्रिंसिपल आपका कब आया था, 1954 में, ड्यूरिंग नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी एरा। ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। ठीक है, 1954 में। तो देखते हैं इनमें से कौन सा पूछ रहा है नॉट मेंशन इन पंचशील प्रिंसिपल। एज यू नो पंचशील प्रिंसिपल के 5 प्रिंसिपल हैं। पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल्स। ठीक है। 5 सिद्धांत हैं, 5 प्रिंसिपल्स। तो इनमें से पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा वर्णित नहीं है। चलिए देखते हैं। पंचशील प्रिंसिपल में आप देखेंगे तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट आता है। ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। फिर नॉन अग्रेशन, यस, दिस इज द फीचर और द प्रिंसिपल, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील प्रिंसिपल। फिर नॉन इंटरफेरेंस, आपको यहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस दिखता है। ठीक है। ये भी एक फीचर है, वन ऑफ द फीचर ऑफ पंचशील प्रिंसिपल। जबकि एवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, दिस इज नॉट द फीचर ऑफ पंचशील प्रिंसिपल्स। ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर हम बात करें दो और जो प्रिंसिपल्स हैं, तीन तो ये हो गए जो यहाँ पर दिए हुए हैं। चौथा प्रिंसिपल है आपका इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन। व्हाट, इक्वलिटी एंड कोऑपरेशन। इसके अलावा जो पांचवा प्रिंसिपल है आपको देखने को मिलता है, वो क्या देखने को मिलता है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ठीक है। तो ये 5 प्रिंसिपल आप ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, दीज 5 प्रिंसिपल्स आई ऑलरेडी डिटेल्ड। सो दिस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट, ठीक है, वाज नॉट अ फाउंडर मेंबर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब देखते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो होता है वो नेहरू जी वन ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। ठीक है। विथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में आप देखते हैं कितने 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के 5 फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है। 5 फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें आप देखेंगे तो एक तो आपका इंडिया हो गया, फिर आपको देखने को मिलता है इजिप्ट, फिर आपको देखने को मिलता है इंडोनेशिया, इसके अलावा आपको देखने को मिलता है घाना। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और नाम आता है यूगोस्लाविया का, यूगोस्लाविया। ठीक है। तो ये 5 फाउंडिंग नेशंस हैं। अब यहाँ पर इनके लीडर्स का नाम पूछा हुआ है। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ऑफ कोर्स,
वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, कंट्री के लीडर थे जोसेफ टिटो, अब्दुल नासिर। अब यहाँ पर घाना के जो हैं क्वामे नक्रूमा, व्हाट, क्वामे नक्रूमा, ये आप ध्यान रखिएगा। और इंडोनेशिया के का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इंडोनेशिया के लीडर थे सुकर्नो। ठीक है, बाकी डिटेल्स ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन नॉट पूछा है कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। सो फिदेल कास्त्रो जो हैं वो इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं थे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट पूछा हुआ है। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। ठीक है, भारत की परमाणु नीति के लिए कौन सा विकल्प सही है, सही पूछा है यहाँ पर। इंडिया साइंड द एनपीटी, नो। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्या है ये, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सो इंडिया डिड नॉट साइन इट, तो ये हमारा गलत हो जाता है ऑप्शन। इंडिया रिफ्यूज टू साइन एनपीटी बट साइन द सीटीबीटी, यहाँ तक तो ये सही है, बट के बाद ये गलत है। मतलब इंडिया ने सीटीबीटी भी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव। अब एनपीटी कब आती है 1968 में, और सीटीबीटी कब आती है 1996 में। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया है। ठीक है, इंडिया साइन द बोथ एनपीटी एंड सीटीबीटी, ये भी गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया डीन साइन बोथ द एनपीटी एंड सीटीबीटी। ठीक है, इसके अलावा एनपीटी में अगर आप देखेंगे तो इजराइल जैसे देश है, इजराइल, ठीक है, इजराइल ने भी इसे साइन नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। हु हैज़ रिटन द बुक इंडिया द इमर्जिंग जायंट। ठीक है, इंडिया द इमर्जिंग जायंट के लेखक कौन है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 के जो करेक्ट ऑप्शन है आपका, वो अरविंद पनगरिया साहब है। ठीक है, हमारे अरविंद पनगरिया साहब ने बुक लिखा है इंडिया द इमर्जिंग जायंट, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 अगर देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट, अगेन इस टाइप के जो की नोट्स हैं इन्हें ध्यान रखना पड़ता है। नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका। ठीक है, नॉट पूछा है कौन मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ऑफकोर्स पाकिस्तान इज नॉट मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बिम्स्टेक की अगर मैं बात करूं तो बिम्स्टेक शुरू कब होता है, तो इट स्टार्टेड ऑन 6 जून 1997। ठीक है, बिम्स्टेक को सार्क के सक्सेसर के रूप में, सार्क के जो एक तरह से कहें कंपटीटर के रूप में या सार्क के सक्सेसर के रूप में बिम्स्टेक को देखा जाता है। ठीक है, बिकॉज सार्क डिफंक्ट हो चुका है। ठीक है, उसकी ना तो बैठकें होती हैं ना समिट्स होती हैं। ठीक है, तो उसे बिम्स्टेक को सार्क के सक्सेसर के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान मेंबर नहीं है। अब बिम्स्टेक में 3 मेंबर्स तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका। इसके अलावा इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, इंडिया के अलावा अगर आप देखेंगे तो म्यांमार इसका मेंबर है। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार इसका मेंबर है। इसके अलावा भूटान मेंबर है। ठीक है, भूटान मेंबर है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, और नेपाल मेंबर है। ठीक है, तो ये मेंबर्स हैं प्लस बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका के अलावा। ठीक है, 6 जून 1997 को बिम्स्टेक बनता है, और जो डिक्लेरेशन होता है उसे हम कहते हैं बैंकॉक, बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। इन विच ईयर वर इंडिया आसियान रिलेशंस, इंडिया आसियान रिलेशंस
अपग्रेडेड टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूछा हुआ है, ठीक है, कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर रणनीतिक साझेदार इंडिया आसियान का कब बना, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन 2012, ठीक है। 2012 में इंडिया अपग्रेड हुआ है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 1995 में तो इंडिया इसका डायलॉग पार्टनर बना था। व्हाट? डायलॉग पार्टनर, ठीक है। ये भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है यहाँ पर। तो 57 में क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2012, ठीक है। 58 क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइंट ब्रिक इन ईयर 2010। अब यहाँ पर ब्रिक शब्द है, तो ब्रिक शब्द आप देखेंगे तो इसे किसने क्वाइन किया था, तो जिम ओ नील है, ठीक है। इन्होंने क्वाइन किया था ब्रिक शब्द 2001 में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2010 में ब्रिक का सम्मिलित हुआ। तो ब्रिक से ब्रिक्स बना था। व्हाट? ब्रिक्स 2010 में, तो ऑफ कोर्स एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अभी हाल ही में ब्रिक्स मेंबरशिप, ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मेंबरशिप बढ़ाई गई है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? 59th क्वेश्चन है, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नो। इंडियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन तो है ही नहीं। नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यस। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एजेंडा 21 जो है आपका ह्यूमन राइट से रिलेटेड तो है ही नहीं, टेररिज्म से रिलेटेड तो है ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हुआ था ऑर्गेनाइज, यूनाइटेड नेशंस के जो यूएनएफसीसी है, एफ यूएनएफ ट्रिपल सी, ठीक है, उसके अंदर ही जो एजेंडा 21 है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप किसे ध्यान रखिएगा, एजेंडा 21 इज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। व्हाट? सतत विकास, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है क्या हमारा एजेंडा 21? तो 60 का क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द रॉन्गली मैच्ड, मतलब इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है। रॉन्गली मैच्ड अमंग द फॉलोइंग, तो आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस, ये सही है। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, पार्ट 20 का पार्ट है ये आर्टिकल 368। आर्टिकल 51 में आप देखेंगे तो आर्टिकल 51 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नो, दिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा यही गलत मैच है, ठीक है। अब आर्टिकल 51 क्या है, तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है ये, ठीक है। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही मैच है। तो रॉन्गली मैच्ड पूछा है क्वेश्चन में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड सेवन फंडामेंटल राइट्स अंडर द प्रोपोज्ड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल इन द ईयर 1925, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू हैं, एनी बेसेंट हैं, या सरोजनी नायडू हैं, तेज बहादुर सप्रू हैं, ठीक है। तो जो 7 फंडामेंटल राइट्स आए थे अंडर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जो 1925 में आया था, तो उसको ड्राफ्ट करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी की जो हेड थी वो कौन थी? एनी बेसेंट जी थी, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, करेक्ट, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट है प्रायर टू इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के पहले द सेंट्रल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
चलिए देखते हैं। दीज टू हाउसेस वर रिप्लेस्ड बाई सिंगल हाउस दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, बाद में लेटर ऑन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये दो हाउसेस जो थे पहले स्टेटमेंट में जो दिए हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में कन्वर्ट हो गए। द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स टुक प्लेस इन टोटल 11 सेशंस। ठीक है, द सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हेल्ड फ्रॉम 17 नवंबर 1947 टू 24 दिसंबर 1949। पांचवा स्टेटमेंट हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। थोड़ा मैं इसे जूम आउट कर लूं ताकि आपको प्रॉपर ऑप्शंस भी दिखें। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा है कि इनमें से दिए गए कोड में से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 5वें नंबर पर आइए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज वी नो कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन कौन थे, उसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर साहब। कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब थे। तो ये तो गलत हो गया, तो 5 जहां भी है उसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं द सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स जो हुई थी 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1949 तक हुई थी। एज वी नो ये स्टार्ट हुई थी 9 ऑफ दिसंबर से ही। ठीक है, फर्स्ट सेशन से ही ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है, तो 4 को भी आप एलिमिनेट कर दीजिए, वो है। चलिए, तो ये तो ब्लंडर हो गया यहाँ पर, कोई भी ऑप्शन, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, इनवैलिड है। दिस क्वेश्चन इज इनवैलिड, यू मस्ट चैलेंज दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इनवैलिड है, इसके कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं करते हैं। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स टुक प्लेस इन टोटल 11 सेशंस। यस, ये हमारा ऑप्शन सही है। हालांकि एक और सेशन हुआ था, 12वां सेशन जो हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए हुआ था। ठीक है, टू दीज टू हाउसेस, तो प्रायर टू इंडिपेंडेंस सेंट्रल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। यस, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था ऑप्शन 1, 2, 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो आप इसे जरूर चैलेंज करिए। सो दिस इज, थोड़ा मैं इसे जूम आउट कर लूँ। ठीक है, सो दिस इज चैलेंजेबल क्वेश्चन, चैलेंजेबल, डू चैलेंज टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके कोई भी ऑप्शंस मैच नहीं करते, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए आप इसे जरूर चैलेंज करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्टली मैच्ड पूछा है। ठीक है, एमंग द फॉलोइंग, तो आर्टिकल 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल आपको यहीं पर मिल गया। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 112 में आपको क्या देखने को मिलता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 पूछ रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग, आप देखिए किस तरह से प्ले कर रही है अब एमपीपीएससी। ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट, अमंग द फॉलोइंग, एलोकेशन ऑफ इलेक्शन सिंबल्स इन इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डन अंडर इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। देखते हैं, द पार्लियामेंट डिसाइड्स ऑन रिकॉग्निशन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी एज नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी। अब यहीं पर आपको रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गया। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट पार्लियामेंट, इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डिसाइड करता है रिकॉग्निशन देने का। ठीक है, काम करता है। द इलेक्शन कमीशन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। दैट इज वाई हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ओनली। ठीक है, ए सही है। ठीक है, ए इज करेक्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके लिए इलेक्शन सिंबल्स जो है रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट्स। संसद के 3 अंग हैं, निम्नलिखित में से सही 3 अंगों का चयन कीजिए। ठीक है, तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, आप कहाँ देखने को आपको मिलता है, अंडर आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें आपको कौन कौन देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा, द अपर हाउस, द अपर हाउस, द लोअर हाउस एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर 66th क्वेश्चन। 67th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, अमंग द फॉलोइंग, द जुडिशरी कैन नॉट रिव्यू द लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। जुडिशरी कैन रिव्यू, तो कैन नॉट तो होगा नहीं, कैन रिव्यू। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाता है, तो पहला गलत है। यहाँ पर करेक्ट पूछा है, तो ये तो गए दो। ठीक है, दीज 2 ऑप्शंस हैज गॉन। अब जुडिशरी इशूज 6 टाइप्स ऑफ रिट्स, देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट ओनली 5 रिट्स। ठीक है, आर्टिकल 23 एम्पावर्स द जुडिशरी टू इशू द रिट्स, नो, आर्टिकल 23 नहीं है, इट इज आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 4 भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, 4 भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, व्हाट एमंग द फॉलोइंग आर रॉन्ग रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अबाउट कैग। अब कैग का वर्णन कहाँ मिलता है, अंडर आर्टिकल 148 टू 151। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। द पोस्ट फाउंडेड अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, पोस्ट फाउंडेड अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, नो, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो ये तो गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना ये, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, आर्टिकल 149 पावर्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो यस, हमारा ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द यूनियन इज सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। आर्टिकल 154 एज यू नो ये कैग से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, ये सही है। ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट हमारे कौन कौन से हैं, 4 and 1। ठीक है, सो 1 and 4 आर अवर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स मतलब NCSC के बारे में बात हो रही है। फाउंडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51, नो, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 338 हमें मिल गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। NCST आप देखेंगे तो अंडर आर्टिकल कहाँ मेंशन है, 338A में। ठीक है, और जो NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो आपको देखने को मिलेगा 338B में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 69वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, चूज द राइटली मैच्ड पेयर, राइटली मैच्ड पेयर अमंग द फॉलोइंग पेयर्स। अब इनमें से राइटली मैच्ड पेयर हमें देखना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1962, नो, इट इज 1951। ठीक है, द नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1992, नो, 1990 है ये। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, यस, दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज राइटली यानी सही मैच पूछा है। ठीक है, तो सी होगा हमारा 70 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। 71वां क्वेश्चन, इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी 1947 to 2004 बुक इज रिटन बाई ग्रेनविल ऑस्टिन, अमिया बागची या फ्रांसिन आर फ्रैंकल या गुनर मिडल। ठीक है, तो इंडियाज पॉलिटिकल इकोनॉमी जो आपकी बुक है वो लिखा है फ्रैंकलिन एंड फ्रैंकल ने। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
ये कमेंट्रीज ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर लिया गया है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1991-1992 बजट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 72 चलिए डिस्कस करते हैं कि बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में, व्हाट एलपीजी रिफॉर्म्स पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं स्टेटमेंट्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1991-92 बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, yes, that time balance of payment crisis was there. India's credit rating was very low, yes. Disintegration of Soviet Union, let's see it. इंटरेस्ट पेमेंट रीच टू 4% ऑफ जीडीपी, तो 1-2 तो बिल्कुल सही है, तो जहां जहां 1-2 है वो हमारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन 1991-92 में डिसइंटीग्रेशन तो हुआ था। इंटरेस्ट पेमेंट रीच टू 4% ऑफ जीडीपी, यस। तो 1, 2, 3, 4 वुड बी आई गेस करेक्ट ऑप्शन, बट थोड़ा सा इसको आप डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाला देख लीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द कंटेंशियस इशू, क्योंकि उसी समय डिसइंटीग्रेशन भी सोवियत यूनियन का हुआ था, तो वेदर इट इज लेड टू लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया और नॉट, ये ऑप्शन थोड़ा सा कंटेंशियस है, ठीक है। फिर भी इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 73 की ओर बढ़ते हैं। तो द डैश डैश बिंदी बिंदी सॉरी The dash dash Constitutional Amendment Act provided the reservation to other backward classes in private and aided educational institution other than minority institutions. संवैधानिक संशोधनों द्वारा अल्पमत संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य निजी गैर अनुदानित शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण प्रदान किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा पूछ रहा है ये, तो इट इज 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था to other backward classes in private unaided educational institutions other than minority institutions. तो अगर आप बिहार एक्ट में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे तो आपको 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 74th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Initially, after independence, almost all the farmers' movement were led to resourceful peasants. Lloyd and Suzanne Rudolph have called them. Lloyd and Suzanne Rudolph ने काफ़ी कमेंट्रीज की हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर, ठीक है। लॉयड और सुजान रुडोल्फ ने इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर के, ठीक है। तो उस पर ये क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ में प्रायः सभी किसान आंदोलनों का नेतृत्व साधन संपन्न किसानों के हाथ में था। लॉयड एंड सुजैन रुडोल्फ ने उन्हें क्या कहा, ठीक है। तो उन्होंने बुलक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली, ठीक है। जिसका भी एक पेपर है, काफी कुछ क्वेश्चंस उन्होंने सही किए हैं, ठीक है। Which of the following women's movements relate to basic livelihood issues and not to demanding a role in political decision making? निम्नलिखित में से किस नारी आंदोलन का संबंध बुनियादी आजीविका संबंधित मुद्दों से है, ना कि राजनीतिक निर्माण से, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट इन हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब तो उत्तराखंड में हो गया, बट इन हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश एट दैट टाइम, यस। तो ये है ही बिकॉज ये लाइवलीहुड इशू है, इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड था, ना कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। वसई विरार वुमेन्स मूवमेंट इन थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव बीन क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो 1956 की स्थिति में यूनियन टेरिटरीज कितनी थी, तो ये 14 स्टेट्स, ठीक है, प्लस 6 यूटीज थी। तो यू कैन सी 6 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स फ्रॉम लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस, ठीक है।
वोटिंग एज को 21 से 18 साल किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कर दिया गया था? तो इट इज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय रजनी कोठारी? अब रजनी कोठारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ग्रेट कमेंटेटर हैं। ठीक है, उनकी कमेंट्रीज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर बहुत फेमस है। तो कौन सी बुक इनमें से उनके द्वारा लिखी गई थी? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, अब ये पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आई कब थी? ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इट केम इन 1970। ठीक है, इसके अलावा रजनी कोठारी की और फेमस बुक्स हैं, तो आप उनमें से एक बुक देखेंगे तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, उनकी एक ये बुक है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिथिंकिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, एक और बुक याद आ रही है, रिथिंकिंग रिथिंकिंग डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रिथिंकिंग डेमोक्रेसी, तो रजनी कोठारी की पॉलिटिक्स इन इंडिया भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, विच फार्मर मूवमेंट प्लेड, विच फार्मर मूवमेंट यानी किसान आंदोलन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रीडम मूवमेंट, तो चंपारण मूवमेंट यस, इट इज अ पीजेंट मूवमेंट या फार्मर मूवमेंट आप कहिए 1917 का, गांधी जी का पहला मूवमेंट था ये। बारदोली मूवमेंट 1927, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था इसे। यहीं पर पटेल की उन्हें सॉरी सरदार की उन्हें उपाधि मिली थी, सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, चंपारण मूवमेंट गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये। ठीक है, गांधी जी। ठीक है, तो 1 एंड 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन नो, फ्रीडम मूवमेंट नो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 एंड 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया? ठीक है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से हैं? कास्ट, रिलीजन, रीजन एंड रिलीजन यस, पार्टी एंड लीडरशिप इमेज यस, लीडरशिप इमेज आप देखिए मोदी जी को देखिए, करिज्मेटिक लीडरशिप हम पढ़ते हैं है ना, करिज्मेटिक लीडरशिप मैक्स वेबर। ठीक है, तो लीडरशिप क्वालिटी यस, पार्टी का जो पार्टी पॉलिटिक्स है, जो पार्टी की विचारधारा है वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं वोटिंग पैटर्न। मीडिया, मीडिया तो है ही भाई, मनी एंड मसल पावर यस, सो ऑल ऑफ दी एबव आर करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन फॉर 80th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 81st क्वेश्चन की ओर। आइडिया पोस्ट कॉर्ब और द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज गिवन बाय। पोस्ट कॉर्ब ये फेमस एक्रोनिम है। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ठीक है, फिर सीईओ स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, तो मैंने आपको पोस्ट कॉर्ब एक्रोनिम का फुल फॉर्म भी बता दिया। तो इसे दिया था लूथर गुलिक एंड उर्बिक ने। ठीक है, लूथर गुलिक एंड उर्बिक। ठीक है, तो 81 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 82वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ आर्टिकल द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लड्डू क्वेश्चन 1887 की बात है। ठीक है, तो वुड्रो विल्सन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। टुवर्ड्स a new public administration, towards a new public administration, the Minobrook perspective book was edited by, ये बात है 1971 की। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये फ्रैंक मारिनी ने इसे एडिट किया था। टुवर्ड्स मिनोबुक पर्सपेक्टिव, ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एनपीएम, एनपीए की बात जहाँ आती है। ठीक है, तो फर्स्ट मिनोबुक कॉन्फ्रेंस के बाद ये हुआ था, फर्स्ट मिनोब्रुक मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, ये जो हुई थी वो 1968 में हुई थी। ठीक है, तो
83वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी सी मैंने लिख दिया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का नाम याद आते ही आपको याद आना चाहिए फ्रेडरिक्स का। ठीक है, फ्रेडरिक्स वाज वन ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो फ्रेडरिक्स को आप याद रखिए। ठीक है, तो चेंज ओरिएंटेड यस, गोल ओरिएंटेड, अदर क्या है, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, तो डेवलपमेंट टेंडेंसी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, तो ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे चेंज ओरिएंटेड तो बेस्ट ऑप्शन है, चेंज ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। ठीक है, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड ये हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी वगैरह भी एडमिनिस्ट्रेशन में आती है इन सब रीजन की वजह से, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। In 1963, American Society for Public Administration formed a committee known as Comparative Administration Group. Its first president was, अब comparative administration, comparative politics का ये क्वेश्चन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म्ड अ कमेटी नोन एज कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, तो उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो 85th नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ग्रुप। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1963 में अमेरिकी लोक प्रशासन के द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसे तुलनात्मक लोक प्रशासन समूह नाम दिया गया, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो हमारा 85th का ऑप्शन होगा, का ऑप्शन करेक्ट जो होगा वो फ्रेडरिक्स होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 85th हमारा 86th क्वेश्चन है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। दीज आर वेरी लड्डू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सबको आते हैं ये, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। द वर्ड ब्यूरोक्रेसी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई, अब देखिए द वर्ड ब्यूरोक्रेसी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई, फेमस किसने किया था ब्यूरोक्रेसी वर्ड को, फेमस किया था मैक्स वेबर ने। ठीक है, मैक्स वेबर ने। बट ब्यूरोक्रेसी वर्ड जो फर्स्ट पॉइंट किया था या यूज किया था वो किसने किया था, विंसेंट डी गॉर्डनी ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा गला मेरा डैमेज है गाइस, सो बेयर विद दिस। हमारा करेक्ट क्वेश्चन 88वां है, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ये सब जो है एक्सपेरिमेंट्स किससे रिलेटेड हैं, तो नो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, नो क्लासिकल ट्रेडिशनल थ्योरी, नो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी नो, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, आपका नाम याद आना चाहिए एल्टन मायो का। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 89वां क्वेश्चन है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन इज रिलेटेड टू, अब्राहम मैस्लो नो, अब्राहम मैस्लो का हायरार्की मॉडल है, व्हाट हायरार्की मॉडल है, हायरार्की मॉडल नीड्स। ठीक है, नीड बेस्ड हायरार्की मॉडल है। टाइसन लिकर्ट नो, ब्रूम नो, डगलस मैग्रेगर यस, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थ्योरी एक्स एंड वाई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन 90 क्वेश्चन, 90th क्वेश्चन, कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया युक्त कथन के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थियो हैमन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप को आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपने कभी पढ़ा हो तो आपको ये चीज़ें ध्यान आती हैं, उससे रिलेट करके, ऑप्शन से रिलेट करके आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 91st क्वेश्चन की ओर। रिपोर्ट व्हाट इज गुड गवर्नेंस बाय यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, UNESCAP हैज लिस्टेड 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस। काफ़ी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में ही हमें मिल गई। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस किसने दिया था, तो इस कमीशन ने दिया था। अब विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट, ये की टर्म इंक्लूडेड 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस,
अब इनके 8 कैरेक्टरिस्टिक्स में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो कंसेंसस ओरिएंटेड है, सिटीजन चार्टर नो, पीपल पार्टिसिपेशन यस, गुड गवर्नेंस में होगा ही, फिर रूल ऑफ लॉ देखते हैं यस, स्ट्रेटजिक विजन ये नहीं है, रिस्पॉन्सिवनेस यस। तो 2 और 5 नहीं है, ठीक है, 2 एंड 5 नहीं है। इसके अलावा सारे के सारे वन ऑफ दी जो फीचर हैं या फिर गुड गवर्नेंस के 8 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से दिए हुए हैं। तो 2 एंड 5 वुड बी करेक्ट ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर बी वुड बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 92nd क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन हर पीएससी के जहाँ भी ये टॉपिक है, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वहाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आप देखिए कौन सी टेक्निक नहीं है नियंत्रण की, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की तकनीक नहीं है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमिटीज होती हैं, ठीक है, ऑडिट मेथड यस, क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर यस। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होता है वो नहीं होता है टेक्निक एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 93rd क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालने हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द सेकंड एआरसी, ठीक है, सेकंड एआरसी जो आई थी 2006 में, 2006-7 में इस्टेब्लिश की गई थी, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढते हैं। द कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन अगस्त 2005, एंडेड इन में 2009। मैंने 2006-7 बताया, 2005 में इस्टेब्लिश कर दी गई थी, 2006 से उसने काम शुरू किया था। द कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन अगस्त 2005 एंडेड इन में 2009, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। मोरारजी देसाई वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन, लेटर हनुमंथैया चेयर्ड इट। तो मोरारजी देसाई, चलिए देखते हैं इसे। द कमीशन सबमिटेड टोटल 15 रिपोर्ट्स ऑफ टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है, 15 रिपोर्ट उन्होंने दी थी। बीरप्पा मोइली was the chairman of the commission. The commission submitted total 5 reports and 3 sub reports to government of India. 15 रिपोर्ट यदि सबमिट कर दी तो ऑप्शन नंबर 5 गलत हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। 5 जहां जहां भी है उसे एलिमिनेट कर दीजिए। अब ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 3 एंड 4, ठीक है, 1, 3 एंड 4। बीरप्पा मोइली वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, मोरारजी देसाई तो फर्स्ट एआरसी के थे, ठीक है, वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन, लेकिन ये सेकंड एआरसी की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। मोरारजी देसाई वॉज चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एआरसी, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता है, 2 को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक के द्वारा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट यस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 94th क्वेश्चन है, इन इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर वाज द रेजोल्यूशन टू प्रिपेयर सिटीजन चार्टर इन फॉर्म ऑफ सिटीजन चार्टर एंड आंसरेबल एडमिनिस्ट्रेशन एडॉप्टेड, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 94th जो क्वेश्चन है हमारा, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, आई के गुजराल साहब जो थे। ये बात है आपकी 1997, 24 1997 की बात है, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के वो आई के गुजराल साहब थे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रिगार्डिंग सिटीजन चार्टर, ठीक है, जो भी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था इन कैबिनेट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ऑर्डर टू स्पीडी ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एनईजीपी। अभी ये 1.1 की एनईजीपी 1.0 की बात हो रही है, ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, बिकॉज 2.0 भी लॉन्च हो चुका है। तो ये कब स्पेसिफाई किया गवर्नमेंट ने, कब डिक्लेयर किया? ई प्रशासन को गति प्रदान करने हैं तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना घोषित की गई, कब? तो 18 मई 2006 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है।
विच अमंग द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ऑडिट, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षा का प्रकार है, ठीक है, रेगुलेटरी ऑडिट, प्रोप्रिएटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑडिट के प्रकार हैं, ऑल ऑफ द अबव वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97th, हमारा क्वेश्चन नंबर 97th जो है वो क्या कह रहा है, विच कंट्री इज प्रोपाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बड्समैन, ठीक है। जो ओम्बड्समैन संस्था है उसका प्रणेता कौन देश माना जाता है, इंडिया ने तो वहां से अडॉप्ट किया, तो इंडिया तो है ही नहीं, डेनमार्क भी नहीं है, ब्रिटेन भी नहीं है, तो स्वीडन। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द रॉन्ग फैक्ट रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। एज यू नो पीआरआईज जो थे वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ऑफ 1992, ठीक है। तो पार्ट 9 पंचायत आर्टिकल 243 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही है, रॉन्ग पूछा हुआ है, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994, नो इट इज 1992, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बाकी के स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, जिसका नाम बदलकर वीजी राम जी, बीवीजी राम जी कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। द एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 2005, दिस इज एप्लीकेबल इन बोथ रूरल एंड सबअर्बन एरियाज। द ग्राम सभा कंडक्ट सोशल ऑडिट ऑफ प्रोजेक्ट्स रन अंडर स्कीम, ठीक है। तो सबअर्बन एरिया, नो। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। दिस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, अब ये विथ इफेक्ट है, अस्तित्व में कब आया, तो ये 2006 में आया था, ठीक है। ग्राम सभा कंडक्ट सोशल ऑडिट ऑफ प्रोजेक्ट, स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस में तो 2006 में आया था, क्योंकि एक्ट है ये 2005 का, ठीक है। तो ग्राम सभा कंडक्ट सोशल ऑडिट ये तो सही है, नो, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, क्योंकि ये करेक्ट है ग्राम सभा वाला, तो ये केम इनटू एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में आया था, ये तो विथ इफेक्ट 2006 का है, इसे आप सही कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू बोथ रूरल एंड सबअर्बन एरियाज, ठीक है। थोड़ा इसे आप देख लीजिएगा, 99th क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से खैर ये ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर, थोड़ा इसे देख लीजिएगा आप 99th को, ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। 100th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। द एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 2011, नो, ये 2013 का एक्ट है, तो ये तो गलत हो गया। इट हैज पैराडाइम शिफ्ट इन द अप्रोच टू फूड सिक्योरिटी फ्रॉम वेलफेयर बेस्ड अप्रोच टू राइट बेस्ड अप्रोच। पैराडाइम शिफ्ट, यस, ठीक है, राइट बेस्ड अप्रोच हो गया था। इट इंटाइटल्ड 100% रूरल पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो 100% रूरल पॉपुलेशन तो कवर्ड नहीं है, ये भी गलत हो गया। इट इंटाइटल्स 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 100th, ठीक है। थोड़ा मैं इसे जूम इन करता हूँ तब ये क्वेश्चन सही आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, प्रॉपर ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। द एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 2011, तो ये हमारा तो गलत हो जाता है, तो वन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, वन एलिमिनेट हो गया, वन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और क्या एलिमिनेट किया जा सकता है, तो इट इंटाइटल्स 100% रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, 100% को नहीं मिलता, तो थर्ड भी एलिमिनेट हो जाता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ।
101st question. Who in his book Two Concepts of Liberty classified the concept of liberty into positive and negative liberty? As we know, Two Concepts of Liberty जो है वो आइजा बर्लिन की बुक है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 101 क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन है। Who among the following presents an alternative to Marxist view on equality by accepting social stratification and hierarchy as functionally necessary and inevitable? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण और पदानुक्रम को कार्यात्मक रूप से आवश्यक और अपरिहार्य मानकर समानता पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विकल्प प्रस्तुत करता है? हिंदी सॉर्ट ऑफ। चलिए 102nd क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने कमेंट्री की है ऑन मार्क्सिस्ट व्यू। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 103rd क्वेश्चन। Who propounded the philosophical idea of a wheel of ignorance to determine the basic institutions and structures of a just society? ठीक है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है ये भी। व्हील ऑफ इग्नोरेंस एज वी नो, ये कॉन्सेप्ट है हमारे जॉन रॉल्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्फर्म टू लीगल व्यू ऑफ राइट्स? अब लीगल व्यू ऑफ राइट्स में राइट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, राइट्स आर नॉट प्रायर टू superior to the state, the substance of right changes whenever the conduct of law changes. Yes, the state through the instrumentality of law enforces the enjoyment of rights. Yes, rights are independent of organized society. This is our correct option, option number A. Rights are not prior to or superior to the states. ठीक है, स्टेट्स के बगैर राइट्स नहीं है, तो नॉट प्रायर टू और सुपीरियर टू स्टेट्स, स्टेट से सुपीरियर भी नहीं, बिकॉज स्टेट कैन कर्टेल राइट्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज प्रोपोनेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की? अगेन लड्डू क्वेश्चन। रॉबर्ट मिशेल्स, रॉबर्ट माइकल पढ़िए या रॉबर्ट मिशेल्स पढ़िए। ठीक है, विल्फ्रेडो पैरेटो यहाँ पर दिखते हैं, विल्फ्रेडो पैरेटो। तो ये विल्फ्रेडो पैरेटो आप देखेंगे तो सर्कुलेशन ऑफ एलिट से रिलेटेड है। ठीक है, गितानो मोस्का आपको दिखते हैं, गितानो मोस्का, द रूलिंग क्लास। ठीक है, द रूलिंग क्लास। ठीक है, तो ये दोनों कौन है? एलिट थ्योरी के प्रोपाउंडर्स है, पैरेटो एंड मोस्का। ठीक है, तो 105वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रॉबर्ट मिशेल्स। 106 क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग व्यूज political power in terms of rational consent of governed and obligation of power holder towards the subject? पॉलिटिकल पावर्स इन टर्म्स ऑफ रेशनल कंसेंट, रेशनल कंसेंट की बात किसने की है? ठीक है, ये आपका कीवर्ड है। तो 106 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जॉन लॉक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज़्यादा डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से हमारे कोर्स पर ये चीज़ें कवर हैं, हर एक थिंकर। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्वेटिज्म? ठीक है, अनुदारवाद। ठीक है, अनुदारवाद की विशेषता नहीं है। रिस्पेक्ट फॉर इस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये तो है। ठीक है, बिकॉज ये ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, ट्रेडिशंस कस्टम्स को। फैथ इन प्रैग्मेटिज्म, बिलीफ इन ह्यूमन परफेक्शन। फैथ इन प्रैग्मेटिज्म, यस, ये फीचर है कंजर्वेटिज्म का। व्यूइंग सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिक होल, ठीक है, ये भी है। बिलीफ इन ह्यूमन परफेक्शन नहीं है, बिकॉज ये इसका जो फीचर है वो क्या है? ह्यूमन इम्परफेक्शन, ह्यूमन इम्परफेक्शन होना चाहिए यहाँ। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 108th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मार्क्स द फर्स्ट एरा ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो ह्यूमन हिस्ट्री आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल जो डायलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट था, हिस्टोरिक मटेरियलिज्म, उस पर रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जो फर्स्ट एरा था वो कौन था? प्रिमिटिव कम्युनिज्म,
एवं गिवन ऑप्शंस। तो अब आप अगर देखेंगे तो 108th का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा है? 108th का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अब आप देखेंगे प्रिमिटिव कम्युनिज्म पहला था। प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद क्या आता है? तो स्लेवरी आती है। ठीक है, स्लेवरी आती है। स्लेवरी के बाद क्या आता है? तो फ्यूडलिज्म आता है। ठीक है, फ्यूडलिज्म आता है। अब फ्यूडलिज्म के बाद क्या आता है? कैपिटलिज्म आता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी आती है। कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म के बाद क्या आता है? तो सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म। सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म। दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के द्वारा जो उन्होंने समझाया था। तो ये 6 स्टेजेस उन्होंने समझाए थे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ह्यूमन हिस्ट्री किस तरह से इवॉल्व हुई है। तो ये मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द बेसिक डिमांड ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म? मल्टीकल्चरलिज्म का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए नाम विल कैमेलिका का। विल कैमेलिका। विल कैमेलिका का नाम याद आना चाहिए। कॉमन सोशल राइट्स, सिंगल कॉमन नेशनल कल्चर, नो, डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अब डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि सिटीजन्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटेड हैं। डिफरेंटिएट डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो सिटीजन्स हैं वो डिफरेंशिएटेड हैं ऑन बेसिस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी के बेस पर जो सिटीजन्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटेड है, उनके बीच काफ़ी अंतर है। तो जो अ, उनके बीच जो अंतर है तो राइट्स भी जो उनको मिल रहे हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से। तो ये डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का मतलब होता है। चलिए 110th क्वेश्चन देखते हैं, डिकंस्ट्रक्शन, जैकस देरिड्डा। यहीं से ये क्वेश्चन अगर आप ये पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो है, डिकंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो डिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट जैकस देरिड्डा देते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। डिकंस्ट्रक्शन ए मेथड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फिलोसफिकल एंड लिटरेरी लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम राइटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर। तो डिकंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो जैकस देरिड्डा देते हैं। अब यहाँ पर डेविड ईस्टन है तो इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो एक ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें कुछ इनपुट्स होते हैं और प्रोसेस होकर के कुछ आउटपुट्स मिलते हैं और उसका फीडबैक होता है। ठीक है, तो इस तरह की बात किसने की है? डेविड ईस्टन ने की है। ठीक है, बिल के मिल का मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इससे रिलेटेड है मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म, तो ये थिन और थिक मल्टीकल्चरलिज्म वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वो देते हैं। तो इस तरह से हमारा 110वें क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू प्लेटो हु आर द बेस्ट सूटेड टू रूल? बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। द फिलोसोफर किंग। द फिलोसोफर किंग। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। समय नहीं व्यर्थ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कन्फ्यूशियस? ठीक है, ही emphasized on virtuous conduct for both the king and subject। करेक्ट है ये। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है तो गलत ऑप्शन, गलत स्टेटमेंट अपन देखते हैं। ठीक है, तो 102nd जो है उसमें ऑप्शन नंबर बी है, ही सपोर्टेड एन इगलिटेरियन ऑर्डर। यस, ही चैलेंज द मोनोपोली ऑफ अरिस्टोक्रेसी ऑन एजुकेशन। यस, ही चैलेंज। ही डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फैमिली एंड स्टेट अथॉरिटी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने डिस्टिंग्विश किया हुआ है। ठीक है, 113 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स? अब कार्ल मार्क्स आप देखते हैं तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर जो होता है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, किस तरह से बेस सुपर स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, बेस में क्या होता है? इकोनॉमिक जो क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, वो बेस में होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक जो फाउंडेशंस होते हैं। और जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो किस पर बेसिस होता है? सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड होता है। सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड होता है। ठीक है, तो बेस किस तरह से सुपर स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है।
ठीक है। तो ये बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की थ्योरी आप देखेंगे तो कार्ल मार्क्स की है। तो आप देखेंगे तो सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या इनमें से नहीं है। लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो है, मैंने बताया। सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, लेबर पावर, ठीक है, वन ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, मोरल्स नहीं आते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 114th, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ठीक है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। हमें यहीं पर ये ऑप्शन मिल गया करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर दिखता है द सेकंड सेक्स, तो आप ध्यान रखिएगा साइमन, द सेकंड सेक्स के लिए आप किसे ध्यान रखेंगे, साइमन डी वेयर को, साइमन डी वेवर, साइमन डी वेयर को। द फेमिनिन मिस्टीक, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है द फेमिनिन मिस्टीक। आप देखेंगे तो किसकी है, बेट्टी फ्रीमन की है, बेट्टी फ्रीमन की है, फ्रीडमन, बेट्टी फ्रीडमन, फ्रीडमन की है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो वुमेन सफरेज मूवमेंट्स वगैरह है वहाँ से। ठीक है। अ, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन रिटन बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 115वां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ लिबरलिज्म। अगेन लड्डू क्वेश्चन, जॉन लॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 116वां क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज सेंटर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म का तो उन्होंने क्या किया था, इसको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म को, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। मेरिट बेस्ड तो नहीं है, डिवाइन विल नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वुड भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इन गिवन ऑप्शंस। ठीक है। अब अगर आप देखें तो 116th क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए तो जॉन रॉल्स ने इक्वलिटी प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, इक्वलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इक्वलिटी प्रिंसिपल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात जॉन रॉल्स ने की है, फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात, फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट्स को, इक्वलिटी, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी। ठीक है। ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 116th का। 117th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो 117th का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अरिस्टोक्रेसी। टिरनी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, ये परवर्टेड फॉर्म है। ठीक है, टिरनी, डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की, नॉट ए परवर्टेड फॉर्म पूछा हुआ है, तो अरिस्टोक्रेसी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। अब ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, टिरनी और ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके अलावा जो परवर्टेड फॉर्म है वो कौन से हैं, मोनार्की, मोनार्की एंड पॉलिटी। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनमें से परवर्टेड फॉर्म नहीं है, तो नहीं है कौन कौन से, अरिस्टोक्रेसी, मोनार्की एंड पॉलिटी, ये सारे के सारे क्या है, परवर्टेड फॉर्म है। दीज आर व्हाट, परवर्टेड फॉर्म, परवर्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 118th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल्स पॉलिटिकल थॉट। जीएस मिल का यहाँ कॉन्सेप्ट आया है, दो सपोर्ट टू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यस, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात ही करते हैं, सपोर्ट टू वेलफेयर स्टेट, यस, अटैक ऑन सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, अपोजिशन ऑफ लिबर्टी ऑफ कॉन्साइंस। तो 118th का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अपोजिशन ऑफ लिबर्टी ऑफ कॉन्साइंस। लिबर्टी पर तो उन्होंने उसका, उसके प्रोपोनेंट है। ठीक है, वन ऑफ द प्रोपोनेंट, अटैक ऑन सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, बिकॉज वुमेन राइट्स की बात, ये जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात ये करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की ये बात करते हैं। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इनकी जो बुक है, बुक क्या है, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, बुक ही है ये इनकी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें तो 118th का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।
Which of the following is not one of the structures of legitimation according to Gramsci, Antonio Gramsci? कल्चरल हेजेमनी, ठीक है, कल्चरल हेजेमनी। इस तरह से बेसिक जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिकर्सर, जो प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको इस तरह से पेंटिंग होने चाहिए। नॉट वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन, ठीक है। तो 119th का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जुडिशरी। फैमिली, स्कूल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रक्चर है लेजिटिमेशन के, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो हेजेमनी, कंसेंट, हेजेमनी और कंसेंट, ठीक है, कंसेंट थ्योरी इन्होंने दी है, ठीक है। इसके अलावा वार ऑफ पोजीशन की बात करते हैं, ये वार ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट है किसके, सिविल सोसाइटी के, ठीक है। उनका कंसेंट का कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड ऑन, मतलब सिविल सोसाइटी के अंदर ही, मतलब ऑपरेट्स विद इन सिविल सोसाइटी काम करता है। तो ये सारे के सारे सिविल सोसाइटी, वन ऑफ द सिविल सोसाइटी के पार्ट है, जुडिशरी नहीं है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 120वां क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मेड द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी? अगेन लड्डू क्वेश्चन। तो रूसो। अब हॉब्स, लॉक, रूसो जो हैं, ये तीनों के तीनों कौन है? ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं। तो रूसो ने पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर 120th क्वेश्चन। 121वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कौटिल्या सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट? स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, अरे नहीं है, ठीक है। तो नॉट पूछा है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दुर्ग है, दुर्ग है, ठीक है, कोश है, कोश है, ठीक है, स्वामी अमात्य जनपद, दंड है, ठीक है, इसके अलावा मित्र है, ठीक है। तो ये 7 जो है सप्तांग थ्योरी के एलिमेंट्स हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय पंडिता रमाबाई? पंडिता रमाबाई की कौन सी बुक है इनमें से? हिंदुइज्म एंड वुमेन, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द लोअर कास्ट हिंदू वुमेन, हिंदू वुमेन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा हाई कास्ट हिंदू वुमेन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पंडिता रमाबाई बुक्स पूछते हैं और बुक्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 123rd क्वेश्चन। हु रोट एन ऐसे सोसाइटी एंड स्टेट एसोसिएटिंग सोसाइटी विथ इंडियन सिविलाइजेशन एंड द स्टेट विथ द ब्रिटिश? सोसाइटी एंड स्टेट जो ऐसे लिखा है वो किसने लिखा है, ये क्वेश्चन है हमारा। जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु सेड दैट स्वराज इज द बर्थ राइट ऑफ इंडियंस? बहुत ही लड्डू क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 124 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 125वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गॉड क्रिएटेड द किंग इन हिज ओन इमेज फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑर्डर इन सोसाइटी, हुज स्टेटमेंट इज दिस? बृहस्पति, शुक्र, मनु या व्यास? तो मनु विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मनुस्मृति, मनु, मनु ने इस तरह की बातें की। 126th question. Who among the following argued that Marx lacked theory of nationalism, which alone would have enabled him to see difference in national situation? ठीक है। एम एन रॉय हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, महात्मा गांधी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मार्क्स को किस तरह से क्रिटिसाइज किया है, मार्क्स को ठीक है, तो एम एन रॉय ने क्रिटिसाइज किया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो 126 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 127वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर? ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपको याद आना चाहिए 1925 का, यहाँ पर दिया भी है। तो इनिशिएटेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, नॉट ट्रू पूछा है। तो फाउंडेड द्रविड़ कजगम, यस। ही हेडेड जस्टिस पार्टी, यस। फाउंडेड स्वराज पार्टी, नो। तिलक वगैरह है ये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 128वां क्वेश्चन हमारा है। मैच गांधीज थॉट विथ इट्स इंस्पायरिंग सोर्स, ठीक है। एक तरफ थॉट दिया है, एक तरफ इंस्पायरिंग सोर्स दिया हुआ है और ये कोड्स दिए हुए हैं। तो आप देखिए, सत्याग्रह,
उपनिषद से तो मैच नहीं हो सकता। सिविल डिसोबीडियंस, अब आप सिविल डिसोबीडियंस में आइए तो डेविड थोरो आपको नाम ध्यान आएंगे, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट है ये। तो बी के 3 को आप मैच करिए, बी का 3 और बी के 3 के मैच करने से ये हमारा ऑप्शन, ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है, ठीक है, सॉल्व हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बाकी आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है। 129वां क्वेश्चन, हु फाउंडेड द पॉलिटिकल ग्रुप कॉल्ड अभिनव भारत, ठीक है, तो 129 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वी.डी. सावरकर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 129 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हु वाज द फाउंडर ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। 130th क्वेश्चन, तो 130th क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कैच है, जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है देखने को मिलती है, तो इसके वन ऑफ द फाउंडिंग फादर हैं, फाउंडिंग फादर हैं महादेव गोविंद रनाडे साहब, लेकिन महादेव गोविंद रनाडे ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक वुड बी करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल बनाया था, क्या बनाया था, न्यू इंग्लिश स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल। तो यही न्यू इंग्लिश स्कूल जो है वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई थी महादेव गोविंद रनाडे साहब के द्वारा। तो बाल गंगाधर तिलक वुड बी अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर अकॉर्डिंग टू आलमंड, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर आलमंड सिडनी वर्बा, आपको पॉलिटिकल कल्चर में क्या नाम याद आना चाहिए, और सिडनी वर्बा, ठीक है। तो आप देखिए तो कौन कौन से पॉलिटिकल कल्चर इन्होंने बताए हैं। एक आलमंड की राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण है। तो 131st क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 3 टाइप की जो पॉलिटिकल कल्चर हैं, ठीक है, 3 टाइप के, 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर बताते हैं कौन, आलमंड, ठीक है, जिसमें 3 टाइप में अगर आप देखेंगे तो एक तो आपका पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर हो गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो और 2 पॉलिटिकल कल्चर हैं वो कौन से हैं, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर एंड पैरोकियल तो दे ही दिया है यहाँ पर, पार्टिसिपेंट, ठीक है, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इन बुक पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन, Pinnock and Smith have given 4 elements of constitutionalism. Which of the following is correct? करेक्ट पूछा है। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन पिनॉक एंड स्मिथ ने 4 एलिमेंट्स बताए हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, बिल्कुल आपके सिलेबस से हूबहू ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो उसके 4 एलिमेंट्स इनमें से कौन है, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एसेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। अब बाकी के कौन कौन से हैं, तो जो पहला है, सेकंड नंबर, दूसरे नंबर पर जो है आप देखेंगे तो डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट। तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो रिस्ट्रेंट अपॉन पॉलिटिकल पावर, रिस्ट्रेंट अपॉन पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर। और जो चौथा एलिमेंट है वो आपका है ऑर्गेनाइजर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, व्हाट, ऑर्गेनाइजर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। 133rd क्वेश्चन जो है, हु हैज रिटन कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अबाउट दिस क्वेश्चन अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन एज वेल, तो मैं इसे छोड़ जाता हूँ। आप इसका ऑप्शन, इसके आंसर आप देख लीजिएगा, इसे आप ढूंढ लीजिएगा। मुझे जहाँ तक पता है तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में मैंने देखा इसे, तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में मुझे नाम याद आता है पीडी शर्मा का, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो पीडी शर्मा, प्रभुदत्त शर्मा ने कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर बुक लिखी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रॉबर्ट फ्रीड है एक राइटर, रॉबर्ट फ्रीड है एक स्कॉलर, उन्होंने लिखा है, बट इनमें से कोई भी ऑप्शन ये नहीं है। तो मैं इसे आपके लिए छोड़ जाता हूँ, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। आप इसे देख लीजिएगा 133rd को। 134th
विच थ्योरी इज गिवन बाय पेरेटो रिगार्डिंग एलीट। अभी मैंने ऊपर आपको बताया सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी जो है विल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया था। आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की रॉबर्ट मिशेल्स, क्वेश्चन भी ये आया हुआ है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, एलीट थ्योरी में पावर, ठीक है, तो अगर आपको सी राइट मिल याद आना चाहिए, सी राइट मिल, सी राइट मिल। ठीक है। तो 134वें का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन क्लासिफिकेशन ऑफ आलमंड्स पॉलिटिकल पार्टी। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, मैं इसे जल्दी खत्म करता हूँ। ठीक है। तो जो आलमंड का जो पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट है आलमंड का, वो हम देखेंगे तो कंपेटिटिव टू पार्टी, इन गिवन ऑप्शंस में से कंपेटिटिव टू पार्टी वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अदर जो थ्री हैं तो वो आप देखेंगे तो एक तो अथॉरिटेरियन है। ठीक है, अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल पार्टी है। फिर इसके अलावा एक है डोमिनेंट। ठीक है, ये कीवर्ड्स आप याद रखेंगे तो आप कर लेंगे डोमिनेंट। फिर अथॉरिटेरियन हो गया तो डोमिनेंट नॉन अथॉरिटेरियन। ठीक है, अथॉरिटेरियन। फिर एक और है जो चौथे नंबर पर है, वो कौन सी है आपकी, कंपेटिटिव मल्टी पार्टी। कंपेटिटिव टू पार्टी हो ही गई तो कंपेटिटिव मल्टी पार्टी। ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, तो कंपेटिटिव टू पार्टी, कंपेटिटिव मल्टी पार्टी, फिर अथॉरिटेरियन नॉन अथॉरिटेरियन, तो ये डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136, इन विच बुक आर्थर बेंटले हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप के बारे में आर्थर बेंटले ने कौन सी किताब में ये वर्णन किया हुआ है प्रेशर ग्रुप का। तो फॉर दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बुक जो आई थी वो 1908 में आई थी। इस पर इन्होंने प्रेशर ग्रुप के बारे में बताया है। इसके अलावा डेविड ट्रूमन, आप ध्यान करिए, डेविड ट्रूमन, तो इन्होंने भी प्रेशर ग्रुप के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया है, प्रेशर ग्रुप के बारे में, प्रेशर ग्रुप के बारे में। ठीक है। गवर्नमेंटल प्रोसेस, उनकी जो एक बुक है गवर्नमेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 136वें का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हारे सिस्टम। अभी ये हारे सिस्टम आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये बहुत ही फेमस है, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम से रिलेटेड है हारे सिस्टम, और ये थॉमस हारे नाम के जो स्कॉलर थे, थॉमस हारे, उनके नाम पर ये हारे सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम रखा हुआ है। तो 137 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम में आप देखते हैं तो प्रेसिडेंट का चुनाव हमारे इंडिया में होता है, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है वो इसी बेसिस पर होता है। ठीक है। तो 138 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टिसिपेटेड इन डिस्कोर्स ऑफ सिविल सोसाइटी। ठीक है, सिविल सोसाइटी के डिस्कोर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, तो आपको डी टॉकविले नाम याद आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 138 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 139 क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ सोशल मूवमेंट, टू गेन पावर, नो, मेकिंग लॉज, नो, टू डेवलप नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का जो विकास है करना, वो किसका कॉन्सेप्ट है, सोशल मूवमेंट का आउटकम हो। ठीक है, 139 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 140th क्वेश्चन, एवरीथिंग इज इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट एंड नथिंग इज अगेंस्ट द स्टेट, हु सेड दिस। ठीक है, तो एवरीथिंग इज इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग इज अगेंस्ट द स्टेट, मतलब स्टेट में ही सब कुछ है, आउटसाइड स्टेट कुछ भी नहीं है, और स्टेट से बढ़कर भी कुछ नहीं है, उसके विपक्ष में कुछ नहीं है। तो इस टाइप की बात की है मुसोलिनी, नेशनलिज्म पर ये इनका कॉन्सेप्ट है। तो 140 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुसोलिनी ने। 141वां क्वेश्चन, विच अप्रोच टू टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड लॉजिक। एक्सपीरियंस और लॉजिक पर बेस्ड कौन सा अप्रोच है, तो 141 का क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा रियलिस्ट अप्रोच।
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रियलिज्म, ठीक है। 142nd question, which one of the following approaches to study of international relation is based on the idea of reformed international order, free from power politics, immorality, violence, etc. अब पावर पॉलिटिक्स वगैरह की बात कौन नहीं करता, तो आइडियलिस्ट अप्रोच ऑफ कोर्स। सो ऑप्शन नंबर सी 142वें का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आइडियलिस्ट अप्रोच में आप देखेंगे तो वुड्रो विल्सन आपको ध्यान आएंगे, वुड्रो विल्सन, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको नाम ध्यान आएगा जे ऑप्शन का, जे ऑप्शन, ठीक है, जैसे थिंकर्स हैं जो आइडियलिस्ट अप्रोच दिया है जिन्होंने। फिर आप देखेंगे तो नॉर्मन एंजल्स, नॉर्मन एंजल्स, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 143वां क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉडल्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स हैव बीन कंसीडर्ड बाय मोर्टन कैपलान टू एक्सप्लेन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मॉडल कैपलान ने इंटरनेशनल सिस्टम में जो है कितने टाइप के मॉडल्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 6 टाइप के जो मॉडल्स है वो मॉडर्न कैपलान ने दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो 143वें का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 144वां क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मैन द स्टेट एंड वॉर पब्लिश्ड इन 1979। नियो रियलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी जिसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, ठीक है। तो केनेथ वॉल्ज, ठीक है, जोसेफ नाई यहाँ दिखते हैं, सॉफ्ट पावर, ठीक है, रॉबर्ट कॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट कोहेन, ठीक है, कोहेन वगैरह ने जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रॉबर्ट कॉक्स आपको, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, रॉबर्ट कॉक्स थ्योरी जो है आपकी एक इंटरनेशनल रिलेशन में ध्यान नहीं आ रहा है मुझे फिलहाल, आप देख लीजिएगा। तो 144 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145वां, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ G20 ऑर्गेनाइजेशन। पहले चेयरमैन G20 ऑर्गेनाइजेशन के कौन थे, तो 145 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉल मार्टिन। ये साहब कौन थे, तो ये कनाडियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, कनाडा के कनाडियन फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो पॉल मार्टिन जो थे वो फर्स्ट चेयरमैन G20 ऑर्गेनाइजेशन के थे फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। तो 145 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 146वां क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड, अगेन लड्डू क्वेश्चन, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आसियान 1967, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ें आपको ध्यान आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 147वां क्वेश्चन है द मास्ट्रिक्ट ट्रीटी ऑफ 1992। अब यहीं से आपको देख करके यूरोपियन यूनियन ध्यान आना चाहिए। इज द फाउंडेशन ट्रीटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से ही बना था यूरोपियन यूनियन, बट मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो थी वो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 148वां क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर फ्रॉम अफ्रीकन एशियन कंट्रीज एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। आप देखते हैं नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। अब अफ्रीकन एशियन कंट्रीज से कितने मेंबर चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो 148वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीकन एशियन कंट्रीज से 5 मेंबर्स होते हैं आउट ऑफ 10, ठीक है। तो बाकी के 5 कहाँ कहाँ से होते हैं, तो लैटिन अमेरिका से आप देखेंगे, लैटिन अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन है, 2 मेंबर वहाँ से होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज वहाँ से 2 कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर अ, इसके अलावा आप देखेंगे तो ईस्ट यूरोप जो है, यूरोप ईस्ट यूरोप ग्लोब में जो है उससे एक मेंबर कंट्री का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो 5 मेंबर होते हैं अफ्रीकन एशियन कंट्रीज से, ठीक है। 148 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 149वां क्वेश्चन,
ए जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 9 साल के लिए वो चुने जाते हैं जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो द हेग, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये भी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इन यूएन सिस्टम है। ठीक है, आईसीजे। तो 149वें का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 150वां क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आ गया हूँ। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आज गला खराब होने की वजह से दबी दबी महसूस हो रही है, बेयर फॉर दिस। ठीक है, तो 150वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एजेंडा 21 ग्रीन पाथ टू फ्यूचर रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। अब एजेंडा 21 पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो 150वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रियो डिक्लेरेशन। ये जो 1992 का आया था रियो डिक्लेरेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये एजेंडा 21 ग्रीन पाथ टू फ्यूचर इन्वायरमेंट। सो यस गाइस, 150 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको एक्स्ट्रा दी हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आंसर्स भी आपको बताए हैं। ये आंसर्स मतलब मेरी तरफ से ये आपको आंसर्स हैं। ठीक है, जो भी मैंने ये क्वेश्चन पेपर को जिस तरह से सॉल्व किए, इस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी टेक्निक्स भी मैंने आपको यहाँ पर एलिमिनेशन वगैरह बताने का प्रयास किया है। तो ये जो आंसर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। मुझे लेट ये क्वेश्चन पेपर मिला, इस वजह से ये वीडियो आज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 150 क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन जो थे, 150th क्वेश्चन तक 100 क्वेश्चन जो थे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के, वो मैंने यहाँ पर आपको डिक्टेट कर दिए हैं। उसके आंसर्स भी मैंने आपको प्रोबेबल आंसर्स दिए हैं। देखते हैं पीएससी क्या आंसर देता है। मैंने 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है, जिनमें मुझे आई वॉज नॉट सो श्योर अबाउट दोज क्वेश्चन, यू कैन से, तो मैंने वो आपके लिए छोड़ दिए हैं, उन्हें आप सर्च कर लीजिएगा। बाकी के आंसर्स प्रोबेबल हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। मैंने एक्यूरेसी के साथ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। ठीक है, बाकी लेट्स सी पीएससी क्या आंसर की देता है। ठीक है, जो भी चैलेंजेबल क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व। अब आप देखिए इस पेपर का जो टफनेस लेवल है, ठीक है, टफनेस तो आप बिल्कुल ही मत कहिए। ठीक है, ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था, इजी टू मॉडरेट लेवल का, जिसमें इजी क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इजी क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो इजी क्वेश्चंस आपको 50 के अराउंड मिल जाएंगे। ठीक है, और जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो अराउंड 28 to 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के हैं। इसके अलावा 15 क्वेश्चन के आसपास 12 to 15 क्वेश्चंस हैं जिनको आप कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में। तो अगर मैं एक मोटा माटी कट ऑफ की अगर आपको बात करूं, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ दिस 100 आई एम नॉट कंसर्न अबाउट पेपर वन। पेपर वन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी उसके सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। मेरा क्लासेस ऐप पर, मेरा क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उस पर पेपर वन आई गेस अपलोड हो चुका है। तो पेपर वन से आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। तो आउट ऑफ 100 में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, तो आउट ऑफ 100 अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप आउट ऑफ 100 70 प्लस अगर आप कर रहे हैं क्वेश्चंस करेक्ट, ठीक है, 70 प्लस क्वेश्चंस आप करेक्ट कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू क्लियर दिस सेट एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉर श्योर। और उसके अलावा आप बाकी कैटेगरीज में आप +-2 3 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन रिगार्डिंग एमपी सेट एग्जामिनेशन। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे जो मेहरा क्लासेस भोपाल का जो ऑफिशियल जो प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, उस पर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स कंटेंट आप देख सकते हैं। वहाँ पर एमसीक्यू सीरीज़ की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज़ भी चल रही है। तो आप मेहरा क्लासेस ऐप और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर अब चूंकि आपका सेट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ठीक है, जो आपका 2 अगस्त को है। तो वहाँ पर मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एमसीक्यू सीरीज़ की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एमसीक्यू सीरीज़ सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। ठीक है, इंडियन पॉलिटी मैंने 4th यूनिट के कई वीडियोस ऑलरेडी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, और टॉपिक वाइज मैं
आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो नियर अबाउट 5000 क्वेश्चंस 5000 प्लस क्वेश्चंस की मैं आपको वहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, और किस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह मैं वहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ, वो सब चीज़ें आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। और मेरा क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप डिटेल्स फर्दर ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ₹3999 में पूरा कोर्स मिलता है, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स, फुल गाइडेंस, ठीक है। तो वो चीज़ें आप जा करके ऐप पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दिस नंबर 9200। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू द नंबर, 1 सेकेंड, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दिस नंबर 9200। आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं 9200925830। यहाँ पर आप कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स आप रिगार्डिंग कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस गाइस, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मैंने क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड करी हैं, और ये प्रोबेबल आंसर की है, ठीक है। मेरी तरफ से ये प्रोबेबल आंसर की है, और इसे आप लगभग लगभग 1 और 2 3 क्वेश्चंस में इधर उधर आप समझिए, बाकी ये फाइनल आंसर की ही समझिए। बाकी देखते हैं पीएससी क्या आंसर की देती है। आई एम नॉट द डिक्टेटर, ठीक है। तो पीएससी फाइनल अथॉरिटी है जो आंसर की आपको प्रोवाइड करेगी, उसके बाद आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। बट हाँ, इसमें आपको लगभग 98 to 99% आपको एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। सो विद दिस लेट्स एंड दिस सेशन हियर ओनली, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। एंड आज होलिका दहन है, तो होली की आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।